हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्वालीनता यानी ऑटिज़म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जानने में समझने की कोशिश करेंगे। ऑटिज़म से संबंधित टीचिंग के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि ऑटिज़म से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड, क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा वर्बली स्वालीनता के बारे में जान लेते हैं कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म यानी स्वालीनता एक विकासात्मक विकृति है, मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख विकृति है। ठीक है, ये एक व्यापक विकासात्मक विकृति है। ऐसे व्यवहारात्मक विकृति का एक समूह है। ये एक ऐसी विकृति का समूह है जिसे विकास की एक या एक से अधिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं तथा जिसकी शुरुआत जीवन की शुरुआत के वर्षों में ही हो जाती है। स्वालीनता एक ऐसी विकृति है जिसमें पीड़ित व्यक्ति में दूसरों से संबंध स्थापित करने या अंतर्क्रिया करने में कमी पाई जाती है। भाषा कौशलों में असमानता पाई जाती है। ठीक है, सीमित एवं पुनरावृत्ति व्यवहार होता है कि आदि लक्षण में दिखाई देते हैं। उनमें जो स्वालीनता जो बच्चे होते हैं उसमें भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये जो चारों जो क्षेत्र है, विकास के जो चारों क्षेत्र है, ये प्रभावित होते हैं स्वालीनता में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है एक विकासात्मक विकृति, मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। चलिए जानते हैं इसको, क्वेश्चन के माध्यम से और डिटेल में जानने की प्रयास करते हैं इसे। फ्रेंड, ऑटिज़म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज़म ऑटिज़म यानी स्वालीनता शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लियो कैनर, ऑप्शन बी ब्लूएलर, ऑप्शन सी स्पेंगर, ऑप्शन डी सैमुअल किर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लूएलर। क्या है? ब्लूएलर। ऑटिज़म स्वालीनता शब्द का प्रथम उपयोग जो किसने किया था? ब्लूएलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वालीनता का वैज्ञानिक अध्ययन या व्याख्या सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए लियो कैनर, ऑप्शन बी ब्लूएलर, ऑप्शन सी एस्पेगर, ऑप्शन डी सैमुअल किर्क। ये चारों ऑप्शन ऊपर भी थे, नीचे भी थे, तो ये बताइए किसने किया था व्याख्या? देखो, सर्वप्रथम जो उपयोग जो किया था ना, वो तो ब्लूएलर ने किया था, लेकिन जो इसका उपयोग करके मतलब वैज्ञानिक अध्ययन किया, इसका व्याख्या की, वो किसने की थी? लियो कैनर ने। किसने की थी? ऑप्शन ए लियो कैनर। इसका करेक्ट आंसर है लियो कैनर ने। दोनों का अलग अलग फ्रेंड ध्यान रखना। ठीक है, जो इसका प्रथम उपयोग किया ब्लूएलर ने, मतलब जो शब्द दिया गया एक तरीके से, और जो इसकी व्याख्या की है, इसकी जो डिटेल में अध्ययन किया है, ठीक है, वो किसने दी है? लियो कैनर ने। और देखो, ब्लूएलर ने इसको दिया था 1911 में और लियो कैनर ने दिया था 1943 में। जो 1943 जो ईयर है, आपको कई बुकों में डिफरेंट डिफरेंट लगता है, लेकिन मैंने दो बुक पढ़ी, उसमें 1943 दे रखा था। ओके, थर्ड क्वेश्चन, स्वालीनता अधिकतर किस में अधिक पाया जाता है? लड़कों में, ऑप्शन बी लड़कियों में, ऑप्शन सी वयस्कों में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो हमें बताना है जो स्वालीनता अधिकतर किस में पाया जाता है। मैंने जब लास्ट टाइम भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में, जब हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ था, कि जो कुछ डिसेबिलिटीज होती है ज़्यादा लड़कियों में पाई जाती है और कुछ होती है जो लड़कों में पाई जाती है। तो जो स्वालीनता है सबसे अधिक किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, लड़कों में स्वालीनता अधिकतर पाई जाती है। एएसडी का विस्तार रूप क्या है? फ्रेंड्स, एएसडी का विस्तार रूप जानने से पहले मैं बता देती हूँ आपको, स्वालीनता को एएसडी के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑटिज़म है उसे एएसडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका देखो, ऑप्शन ए है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बी ऑटिज़म स्पेसिफिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट। जो एएसडी का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, सीटेट में भी रिपीट हुआ है आपका, डीएसबी में भी आया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एएसडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वाधीनता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मंदबुद्धि, ऑप्शन बी स्वपरायणता, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्वाधीनता का जो अन्य नाम है वो है स्वपरायणता। फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी स्वाधीनता भी आ सकता है, कभी स्वपरायणता भी आना चाहिए। वैसे तो इंग्लिश देख लेना चाहिए, लेकिन कभी कभार हमें हिंदी टर्म भी याद है, टाइम बचाने के लिए हिंदी टर्म भी हमें पता होने चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वपरायणता। स्वाधीनता को स्वपरायणता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटिज्म को किस अधिनियम में विकलांगता के तौर पर जोड़ा गया? फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पुनर्वास अधिनियम होता वहाँ ये ऑटिज्म नहीं था, डिसेबिलिटी मतलब उसमें इंक्लूड नहीं था, उस अधिनियम में नहीं था। जो हमारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम है 1995 का, उसमें भी हमारा नहीं था, लेकिन जिस एक्ट में जोड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में ऑटिज्म को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता किस प्रकार की अक्षमता है? हमें ये बताना है कि किस प्रकार की विकृति है, मतलब अक्षमता है। तो ऑप्शन ए विकासात्मक विकृति, ऑप्शन बी शारीरिक विकृति, ऑप्शन सी मानसिक विकृति, ऑप्शन डी ए और बी। तो आपने स्टार्टिंग में ध्यान से सुना होगा, मैंने बताया था आपको कि जो स्वाधीनता है क्या है, वो विकासात्मक विकृति है। क्या है? विकासात्मक विकृति, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्वाधीनता से ग्रस्त बालक व बालिकाओं का अनुपात क्या है? जैसे मैंने बताया था, जो भारत में या WHO की रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर बालकों में या लड़कों में अधिक पाया जाता है, तो इसका अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 5:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 1:3। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 3:1। मतलब 4 बच्चों में 3 बच्चों को, 3 लड़कों को स्वाधीनता है, तो वहाँ पर एक लड़की को क्या होगा? स्वाधीनता होगा, ऑटिज्म होगा। तो लड़कों का अनुपात यहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि को लोवास विधि के नाम से जाना जाता है? टीचिंग में विधियाँ तो जरूर आती हैं, तो ये ऑटिज्म के लिए ही क्रिएट की गई थी। तो कौन सी विधि है जो लोवास विधि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नाटक विधि, ऑप्शन बी व्याख्या विधि, ऑप्शन सी अनुकरण विधि, ऑप्शन डी, यहाँ पर सी हो गया, क्रियात्मक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि को ही लोवास विधि के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये विधि का जो इन्वेंशन, जो खोज की थी, वो किसने की थी? लोवास ने की थी। इसलिए इस विधि का नाम क्या रखा गया? लोवास विधि। इसी को ही प्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण भी कहा जाता है। मतलब इसी विधि को प्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण भी विधि कहा जाता है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ऑटिज्म बचाओ के लिए जागरूकता अभियान संस्थान है। ऑप्शन ए एक्शन फॉर ऑटिज्म न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी आशा बैंगलोर में, ऑप्शन सी एरिस चेन्नई में, डी उपयुक्त सभी। तो जो संस्थाएं हैं सभी हैं, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तो स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में संस्थाओं से रिलेटेड, इसके सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन सी संस्था कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना की गई है, या उसकी शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, जैसे अली आवर जंग है, वो HIV के लिए, सॉरी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। तो कई संस्थाएं कई बार पूछी जाती हैं, तो ये हमें संस्थाएं भी ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए आशा का फुल फॉर्म है अकेडमिक फॉर सीवियर हैंडीकैप एंड ऑटिज्म। ये सारी ऑटिज्म से रिलेटेड सारी संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए अवेयरनेस का कार्य करती है तथा उन्हें शिक्षा भी देती है। ठीक है, शैक्षिक सेवाएं भी प्रदान करती है। इरिस इंस्टीट्यूट फॉर रेमेडियल इंटरवेंशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, स्वाधीनता पर दक्षिण एशियाई देशों की सबसे पहली फिल्म क्या है? स्वाधीनता पर यानी ऑटिज्म पर जो सबसे पहली फिल्म आई है। ऑप्शन ए ऑटिज्म एन इंडियन पर्सपेक्टिव, बी अकीरा, सी वी आर एबल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटिज्म एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। जो स्वाधीनता की जो ऑटिज्म पे सबसे पहली फिल्म आई दक्षिण एशियाई की, वो सबसे क्या थी? ऑटिज्म एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। और दोस्तों इसको मैं बता दूं, जो अभी हमने पढ़ा था ना, जो संस्था पढ़ी थी फर्स्ट, ठीक है,
वही संस्था है, वही संस्था इसको, उसी संस्था ने इसे बनाया था। स्वलिनता के लक्षण हैं भाषा संबंधी विकृति, बी पुनरावर्ती व्यवहार, सी संवेगात्मक अस्थिरता, डी अपने आप में लीन रहना, ई उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, स्वलिनता के कारण है ऑप्शन ए वंशानुगत स्थिति, ऑप्शन बी मस्तिष्क की संरचना में दोष, ऑप्शन सी विषाणु का संक्रमण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। देखो वंशानुगत, देखो कोई अगर आपकी फैमिली में मतलब किसी की फैमिली में है तो आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वो ऑटिज्म हो, मस्तिष्क की संरचना में दोष, मतलब या तो प्रीनेटली हो बच्चा ऐसा, मतलब कोई प्रॉब्लम हो उसके ब्रेन में, या डिलीवर होते टाइम उसकी चोट वोट लगी हो, ठीक है, विषाणु मतलब कोई बीमारी के कारण हो, तो इस कारण भी क्या होता है ऑटिज्म हो सकता है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलिनता के कारण किस उम्र में दिखते हैं, मतलब सॉरी स्वलिनता के लक्षण किस उम्र में दिखते हैं, मोस्टली मतलब जो लक्षण है इसकी स्वलिनता कब पता चलता है कि बच्चा ऑटिज्म है। ऑप्शन ए 5 से 6 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी जन्म से, ऑप्शन डी 2-3 वर्ष के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 या 3 वर्ष के बाद, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, तो या फिर समाज में घुलने मिलने लायक खेलने, मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि वो समाज में लगता है कि हाँ भाई खेले, तब वो बच्चा उस प्रति मतलब जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो 2-3 साल के बाद ही बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चा ऑटिज्म है। दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। 15 क्वेश्चन, स्वलिनता के उपचार में मनोसामाजिक विधियाँ या प्रविधियाँ हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटिज्म से, मतलब कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए शैक्षणिक हस्तक्षेप, ऑप्शन बी व्यवहार परिमार्जन द्वारा, व्यवहार परिमार्जन का मतलब बिहेवियर अडेप्टेशन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी परामर्श के द्वारा, परामर्श जैसे किसी परामर्शदाता से उसके परामर्श करना, बच्चे मतलब उनके पेरेंट्स को परामर्श करना कैसे क्या करना है, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, ठीक है, बच्चा कब से हो रहा है, सारी चीज़ें करना, खान पान संबंधी अंतराक्षेपण, मतलब बच्चों के खान पान पे भी ध्यान देकर भी इसका उपचार थोड़ा बहुत किया जा सकता है। ई सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, समाज में कि जो सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है, ठीक है, जो सोशल स्किल्स बोलते थे उनको डेवलप करके भी इनका उपचार किया जा सकता है। मनोचिकित्सा द्वारा और अन्य चिकित्सकीय सेवाएं द्वारा, जो दवाई वाई जो भी होती है उनकी जो सेवाएं होती हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, उसके द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वलिनता बालकों की शैक्षिक सेवाएं दी जा सकती है। और स्वलिनता बालक बच्चों को कैसे शैक्षिक सेवाएं दी जा सकती हैं। तो ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ शैक्षिक योजना से, ऑप्शन बी गृह आधारित प्रबंधन कार्यक्रम से, ऑप्शन सी विशिष्ट शिक्षा से, ऑप्शन डी समेकी शिक्षा से, ऑप्शन ई समावेशी शिक्षा से, ऑप्शन एफ सामान्य शिक्षा से। बेटा ये सारे ऑप्शंस हैं जो ऑप्शन 15 थे, क्वेश्चन 15 में थे, सभी इसकी क्या है सामाजिक विधियाँ, मनोसामाजिक विधियाँ जिससे उपचार किया जा सकता है। ठीक है, मैंने ये कवर करने की कोशिश की ताकि आपके इस वीडियो में से कोई क्वेश्चन रहे ना। और ये भी आपकी जो शैक्षिक सेवाएं हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना जैसे इंडिविजुअल लेसन प्लान बनाते हैं, जिसे IEP बोलते हैं, गृह आधारित प्रबंध जैसे होम बेस्ड प्लान, जैसे अभी कोरोना में जो चला है ना, आपको अगर पता होगा, आपको नॉन में होगी चीज़, नॉलेज होगी, तो अभी जो स्कूलों में जो कार्यक्रम चलाया गया है वो होम बेस्ड प्लान ही चलाया गया है बच्चों को, जिसमें पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कैसे कैसे बच्चों को काम करवाना है, कैसे करना है। इनफैक्ट इसकी एक बुक भी हमारे दिल्ली में छपी है, सक्षम करके एक बुक थी, सक्षम समर्थ समर्थ करके होम बेस्ड प्लान की एक बुक थी समर्थ करके, उसमें यही बताया जाता था। विशेष शिक्षा तो पता ही है, स्पेशल एजुकेशन, समय की इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी आपको पता ही है। ये सारे सभी तरीक़ों से किया जा सकता है, बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वलिनता का अर्थ है। स्वलिनता का अर्थ देखो कॉमन सा क्वेश्चन, ए बहरा हो जाना, बी अपने आप से खो या अपने आप में खो या लीन हो जाना, ऑप्शन सी सामान्य व्यवहार करना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपने आप में खो या लीन हो जाना। अगर स्वलिनता का सामान्य अर्थ अगर एक लाइन में बोलना है तो स्वलिनता का सामान्य अर्थ ये अपने आप में खो जाना या लीन हो जाना।
इसका मतलब ये है वो सामाजिक इंटरेक्शन नहीं करेगा, मतलब सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा, लोगों के साथ बातें नहीं करेगा और किसी चीज़ों में ध्यान नहीं देगा, अपने आप में खोया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लियो कैनर स्वालीनता का पता लगाने के लिए कितने बच्चों का परीक्षण किया गया था। देखो अब मैंने बताया था ना, व्याख्या जो की है स्वालीनता की वो लियो कैनर ने की है। तो इसका करने के लिए ना लियो कैनर ने ना कई बच्चों पर परीक्षण किया, कम से कितने बच्चों पे किया चलो देखते हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 11। लियो कैनर ने 11 बच्चों पर परीक्षण किया था, जिसमें ये उन्होंने ये पाया गया जो भी बच्चे ऑटिज्म थे उनमें ये देखा गया कि उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम थी। बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब उन्हें व्यवहारिक समस्या थी, अपने आप में खोए रहना, वही संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, इन चीज़ों में बच्चे इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते, समाज में इन्वॉल्व भी नहीं पाता, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल पाते थे। इनमें उन्होंने सामान्य ये चीज़ें देखी। ठीक है, तो कितने बच्चों पर परीक्षण किया लियो कैनर ने? 11 पे। ठीक है, दोबारा ये क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगी, व्याख्या किसने की? लियो कैनर ने। जैसे मैंने बताया था डिसेबिलिटी का ही पूछा जाता किसने क्या किया, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक डिसेबिलिटी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, उन्होंने जिसकी व्याख्या की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, देखना उन्होंने व्याख्या, उनका नाम भी है, तो मुझे कमेंट करके बताना जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी व्याख्या किसने की है। ओके, आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIMH का विस्तार रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधा डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड। जो NIMH का जो विस्तार रूप है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। न्यू, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यूनिसेफ का, तो एग्जाम से रिलेटेड भी है हमारे, ये स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी है और GS का क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। मैंने जितने भी क्वेश्चन कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो ऑटिज़म का वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ऑटिज़म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए गए हैं। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रेंड के साथ, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम और कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।